उन्होंने मशवरा दिया और उस मशवरे के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बाहर दुश्मन के आने वाली डायरेक्शन में ट्रेंच खोदी थी। इट वॉज अ 5 किलोमीटर ट्रेंच। ज़रा अगर आप फोकस करें आपको सारा ये वोल्केनिक ट्रेंच वही नज़र आती है। ये सारे का सारा वही आतिशफशां पहाड़ के पत्थर थे सारे के सारे। ये बहुत कट चुके हैं, ये सड़कों की बड़ा कुछ कट चुका है, ये सारा भरा हुआ था। दुश्मन के जो 10,000 की फ़ौज के घोड़े जो भी उनके पास जानवर थे, उन्होंने यहाँ के हदीस में रिवायतें पता लगता है कि जो कुछ सब्ज़ा था, सब्ज़ा सारा कुछ खा चुके थे, उन्होंने बिल्कुल बेबान कर दिया था। उसके ऊपर वो चबूतरा निकला, उसके पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये जबल बनी अबीद है। यहाँ से बनी अबीद के पहाड़ को अंदर रखते हुए ताकि उसके ऊपर अपने लोग खड़े हों, दुश्मन के पास ना जाए। बैटल ऑफ ट्रेंच, जंग खंदक और जंग अहज़ाब एक ही के 3 नाम हैं। अहज़ाब कहते हैं ग्रुप्स को और खंदक कहते हैं उस ज़मीन के अंदर खोदी हुई ट्रेंच जिससे दुश्मन क्रॉस नहीं कर सकता है, जिसके अंदर आपने खुद बैठना हो दुश्मन के ख़िलाफ़ और उसको आप नज़र नहीं आ रहे। ये जो बैटल थी 5 हिजरी में जो लड़ी गई थी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की उस मशवरे के ऊपर जो ईरान में उन्होंने देखा था पर्शियन वॉर्स के अंदर, वहाँ पे जब दुश्मन आता था हाथियों के साथ तो वो डिफेंस लेने के लिए घोड़ों और हाथियों के ख़िलाफ़ ट्रेंच खोदते थे जिसको घोड़ा हाथी क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने मशवरा दिया और उस मशवरे के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के बाहर दुश्मन के आने वाली डायरेक्शन में ट्रेंच खोदी थी। इट वॉज अ 5 किलोमीटर ट्रेंच। पहले मैं आपको एरिया दिखा दूँ ताकि आपको 5 किलोमीटर ट्रेंच का अंदाज़ा हो जाए, फिर हम जंग की डिटेल के बारे में अंदाज़ा लगेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे पहले मैं आपको ओरिएंटेशन कराऊंगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ताकि आपको जब बाद में ओरिएंटेड उसे करते हैं, नक्शा सामने रखते हैं, तो आपको पता लगे कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है जी। दिस इज़ नॉर्थ। मदीना में सिंपल सा हिसाब है, मदीना में अगर आपको सामने ओहद नज़र आ रहा है तो ओहद नॉर्थ में है। दिस रेड माउंटेन 7 किलोमीटर वाइड लॉन्ग इज़ ओहद माउंटेन, दिस इज़ नॉर्थ। आप सामने देखें हमजा, आपको मीनार नज़र आ रहे हैं, ये मस्जिद नबी की मीनार है जो कि पीछे आबादी और पहाड़ों के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन आपको मीनार नज़र आते हैं, वो 5 मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, 6। ठीक है। अगर आप देखें कि मस्जिद नबी के अगर आप ऊपर खड़े हैं और आपका रुख ओहद की तरफ हो, मैप में आप देखें तो आपको लेफ़्ट साइड के ऊपर एक पहाड़ी नज़र आएगी बड़ी लंबी चौड़ी, जिसके ऊपर सिला लिखा होता है। सिला पहाड़ के सामने है। आप सिला से भी मज़ीद वेस्ट की तरफ गए हैं, ईस्ट मस्जिद नबी, सिला, एंड वी आर इवन वेस्ट। दुश्मन इधर से आता था हमेशा, मक्का वाली साइड। यस, उधर से मक्का वाली डायरेक्शन जो है ना, इधर से थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से आए तो ये पीछे जो जबल ईर है उसके लेफ़्ट कॉर्नर से वो सरप्राइजिंग लोकेशन से आए थे। दुश्मन की लोकेशन आती, वो अकेले थे, यहाँ पे फ़ौज थी पूरी। तो मैं आपको एरिया समझा रहा था, मस्जिद नबी, पीछे जबल ईर, मेरे पीछे ओहद का पहाड़ है और मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर यानी ईस्टर्न साइड के ऊपर मस्जिद नबी के वेस्ट पे ये सिला पहाड़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के एक वाइफ का घर यहाँ पे था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए यहाँ पे आए थे, इसलिए वहाँ मौजूद नहीं थे। इट इज़ दैट लोकेशन, इस ज़हन में रखिएगा ज़रा। ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है, ज़रा अगर आप फोकस करें आपको सारा ये वोल्केनिक ट्रेंच वही नज़र आती है। ये सारे का सारा वही आतिशफशां पहाड़ के पत्थर थे सारे के सारे। ये बहुत कट चुके हैं, ये सड़कों की बड़ा कुछ कट चुका है, ये सारा भरा हुआ था। इधर से दुश्मन नहीं आ सकता था, दुश्मन उधर से आता था। यहाँ पे वो जो मुख्तलिफ जबल जमा के एक पूरा क्लस्टर बना हुआ है और इधर स्टेट देखें तो ये वादी है अकीक बनती है। दुश्मन के जो 10,000 की फ़ौज के घोड़े जो भी उनके पास जानवर थे, उन्होंने यहाँ के हदीस में रिवायतें पता लगता है कि जो कुछ सब्ज़ा था, सब्ज़ा सारा कुछ खा चुके थे, उन्होंने बिल्कुल बेबान कर दिया था। अच्छी खासी बड़ी फ़ौज थी वो, तो ग्रीनरी सारी चाट चुके थे वो। तो इधर से आगे नहीं आ सकते थे, इसलिए कि ये वोल्केनिक ट्रेंचेस का नेशनल डिफेंस था। ठीक है जी। लावा यहाँ से पीछे लावा सारा चलता था। यहाँ पे आप राइट पे देखें तो यहाँ से आगे जबल ईर, ये जो जबल सला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉपर डिमार्केशन के साथ, प्लानिंग के साथ कि दुश्मन मस्जिद नबी की जनूबी सिमत से नहीं आ सकता, क्योंकि उस तरफ किले हैं, नखलिस्तान थे, मैप में आपको दिखाऊंगा, और वहाँ पे उस टाइम यहूद के किले आबाद थे, उनके किले बने हुए थे। और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये हमारे साथ है, दुश्मन के साथ नहीं मिले हुए। लेकिन दरमियान में जंग के दौरान उन्होंने गद्दारी करने की कोशिश की इस लोकेशन की वजह से कि हम अगर यहाँ से दुश्मन को आने दें तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे। उसका तस्करा मैं तफसील के साथ आपके साथ करूँगा। तो जनूबी सिमत में वो था और नॉर्थ की सिमत जो है सामने ओपन थी। आगे आपके ओहद का पहाड़ है।
राइट साइड पे भी सारे का सारा यानी मशरिकी समत पूरे मस्जिद नबी और मदीना की आबादी के मशरिकी समत में सारे का सारा लावे के पहाड़ थे, और मगरिब समत जहाँ पे आप खुद खड़े हैं ये भी सारे लावे के पहाड़ थे। अंदर आने का रास्ता इनको क्रॉस करने के बाद इस पहाड़ी ये जो जबल सला है इसको क्रॉस करके अंदर आएंगे तो वाहिद रास्ता है मदीना में अंदर आने का। ठीक है जी, ये ज़हन में रखिएगा। उसके बाद मैं आपको ट्रेंच का बता दूँ ट्रेंच कहाँ से स्टार्ट हुई थी। जो मैं आपसे तज़किरा कर रहा हूँ सदर्न साइड का, उसमें बनु कुरैज़ा जो थे वाहिद थे जिनके साथ हलीफी थी, बाकी सारे अपने थे, उनसे गद्दारी की कोई तवक्को नहीं थी। जहाँ से पॉसिबिलिटी थी कि दुश्मन वहाँ से कुछ मुश्किल करके अंदर आ सकता है, लेकिन इनको भी रोक लिया जाएगा क्योंकि अपने मौजूद हैं। उन अपनों में एक यहूदी था, एक वाहिद यहूदी था बनु कुरैज़ा, और बनु कुरैज़ा के साथ मीसाक मदीना में मुआहदा हो चुका था। मीसाक मदीना के माहिदों में औस खज़रज के साथ भी माहिदे शामिल थे, और इन तीनों कबीले कैनुका का यहूदी कबीला, कुरैज़ा का यहूदी कबीला और नज़ीर का यहूदी कबीला, इन तीनों के साथ मुआहदे थे जिसमें सेल्फ़ डिफेंस शामिल था कि हमारे साथ जब भी किसी का हमला होगा तो हम इकट्ठे होंगे, बाहर वाले किसी की मदद नहीं करेंगे। उसके मुताबिक वो बाउंड थे और ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये दुश्मन की मदद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने गद्दारी करने की कोशिश की। उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊँगा। बहरहाल इस जबल सला जो आपको नज़र आ रहा है, सला की परली तरफ यानी इधर वाली वोल्केनिक ट्रेंचेस और परले वाली वोल्केनिक ट्रेंचेस जो थी इनको फ्रंट को कवर करना था। सिंपल वर्ड्स में फ्रंट से आपने कवर करना था। जो राइट वाली यानी ईस्टर्न साइड जो थी मस्जिद नबी की मदीना की आबादी की ईस्टर्न साइड, उसमें जो एक लंबी चट्टानों की लाइन चल रही थी आतिश फ़शां पहाड़ की, उसका जो फ्रंटल एंड बनता था वो जबल ओहद के नीचे छोटी पहाड़ी जो ओहद के जंग में इस्तेमाल हुई, जिसको हम जबल रमात कहते हैं। जबल ऐनैन पुराना नाम था और तीरंदाज़ों की वजह से रमात, उसको जबल रमात उसका नाम पड़ा। वो बिल्कुल उसके साथ लगती थी। उसके और जबल रमात के दरमियान में थोड़ा सा फासला था। वहाँ से ट्रेंच स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आके ख़त्म होती थी, ताकि पूरे का पूरे इलाका 5 किलोमीटर का जहाँ जहाँ दुश्मन के आने की एक्सपेक्टेशन थी उसको ब्लॉक कर दिया जाए। वो ट्रेंच कहाँ से कहाँ तक थी, यहाँ से ट्रेंच स्टार्ट हुई यानी लावे के इस एंड से स्टार्ट हुई, और यहाँ से वो सामने आपको जो ये ग्रे कलर की बिल्डिंग जिसके ऊपर सेंटर में आपको टॉप में एक जो है ना नज़र आ रहा है बालकनी में ऊपर जिसके दरवाज़ा नज़र आ रहा है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको जबल बनी अबीद नज़र आएगा। आप ऊपर देखेंगे अगर आपको तो ये ग्रे बिल्डिंग ये जो सामने, हाँ ये चार रोज़ वाली ग्रे बिल्डिंग है जिसके आर्केड शेप की इसकी खिड़कियाँ बनी हुई हैं। राइट से रोड के राइट से देखें तीसरी बिल्डिंग, पहली येलो फिर रेडिश फिर ग्रेश के दरमियान में सेंटर में देखें ऊपर एक चबूतरा सा निकला हुआ है। ठीक है जी, उसके ऊपर वो चबूतरा निकला, उसके पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहा है। ये जबल बनी अबीद है। यहाँ से बनी अबीद के पहाड़ को अंदर रखते हुए ताकि उसके ऊपर अपने लोग खड़े हों, दुश्मन के पास ना जाए। जंग में हमेशा हायर ग्राउंड जो ऊंचा इलाका होता है उसको अपने पास रखा जाता है, उस पर आपके तीरंदाज खड़े होते हैं और दुश्मन नीचे बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह फंस जाता है। इसको अंदर रखा गया यानी यहाँ से ट्रेंच स्टार्ट होके उसके लेफ्ट से होके घूम के वापस अंदर की तरफ आई। वहाँ से आगे किधर की वो उधर जाके आपको बताऊँगा ताकि आपको एग्जैक्ट उसकी क्लैरिटी नजर आ जाए। बहरहाल यहाँ से स्टार्ट हुई है, उस पहाड़ को अंदर रखे, उसके लेफ्ट से यानी मगरिब से होते हुए वेस्ट से होते हुए आगे घूम के इस सला पहाड़ के आगे से होते होते बिल्कुल एंड पे जो राइट वाली वोल्केनिक ट्रेंचेस की जो लाइन है जबल रुमात ओहद वाली छोटी पहाड़ी और उस वोल्केनिक ट्रेंचेस के दरमियान में आके शेखैन एक जगह है। शेखैन जो उतम शेखैन अगर आपके जहन में हो, जब ओहद का तस्करा हुआ था तो वहाँ पे एक मैंने बताया था कि वो जो उनके टॉम खड़े होते थे शहर के आसपास, उनमें से एक टावर अच्छा खासा 28 मीटर्स का टावर हुआ करता था। 28 मीटर लॉन्ग, ऑलमोस्ट 10-11 मीटर वाइड और 8 मीटर हाई, यानी ये तकरीबन एक बहुत बड़ा 3 मंजिला घर आप समझ लें ऐसा होता था। ये किला होता था असल में, लेकिन ऊंचा किला हुआ करता था। ये किले बने हुए थे, इनके अंदर फैमिलीज हुआ करती थी। तो उधर जो एक टावर था उस शेखैन के टावर तक जाके इस पूरी ट्रेंच की 5 किलोमीटर की ट्रेंच जाके कंप्लीट हुई है। तफसील मैं उस पहाड़ पे जाके आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि वहाँ से नेक्स्ट कहाँ पे लाइन बन रही थी। आपको सामने अगर पहाड़ी के ऊपर देखें आपको नज़र आ रही है, ये टर्किश किले हैं। ये जो हैसन का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है, किला जिसको कहते हैं, वो इस किस्म के हुआ करते थे, चौड़े हुआ करते थे। लेकिन जो अतम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, टावर जो सिक्योरिटी टावर होता था, वो ऊंचे हुआ करते थे। लेकिन ये आजकल के सिक्योरिटी टावर्स की तरह नहीं थे जिसपे एक बंदा खड़ा होता है, उसमें पूरी फैमिली रहा करती थी। इट वॉज वाइड, इट वॉज ह्यूज टावर हाउस, एक्चुअली टावरिंग हाउस। पीछे आपको ये नीचे खजूर का बाग नज़र आ रहा होगा। ये जो खजूर का बाग है इसका ताल्लुक़ अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ियल्लाहु के साथ है। उनके वालिद ओहद में शहीद हो गए थे, गरीब आदमी थे, छोटा सा उनके पास बाग था और 7 बेटियां थी, गरीब थे, काफ़ी मकरूज़ थे। उसी हालत में उनका जंग में शहादत होगी। हालांकि बेटा जाना चाहता था, बाप ने कहा मैं ज़्यादा उम्र रसीदा हूँ, मुझे चांस दो, आप अगले जंग में चले जाना। तो वो शहीद हो गया, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश पूरी की। बड़े खूबसूरत उनके बारे में फ़ज़ाइल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की है, बहुत खूबसूरत है। वो तज़किरा इंशाअल्लाह तफसील के साथ होगा। इनके बेटे के पास ये बाग आया, बड़ी गुर्बत के हालात थे और कर्ज़ में डूबे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माल में बरकत की दुआ दी
उससे पहले एक बड़ा खूबसूरत वाक़या जंग से वाक़े के ऊपर भी अगर मैं मुख्तसर दोबारा बयान कर दूँ, इसका मैं कहीं तज़किरा कर चुका हूँ, लेकिन हुआ ये था कि जंग से वापस आ रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ वो ऊँट के ऊपर अपने ऊँट के ऊपर चल रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत स्टार्ट की उनके साथ कि घर में जाएंगे तो ऐसे करेंगे तो ऐसे करना। तो उन्होंने कहा जी मेरे घर में तो कोई चटाई नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि घर में बड़े गुर्बत के हालात हैं। तो पता लगा जी शादी हुई है। किसके साथ हुई? एक उमर रसीदा खातून के साथ की है। क्यों जी? नौजवान के साथ क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की कि मेरी बहनें जो गैर शादीशुदा हैं उनकी परवरिश मेरे ज़िम्मे, 7-8 बहनें थी। फिर अंदाज़ा हुआ कि जी घर में गुर्बत भी है और बड़े कम्प्लेक्स हालात हैं और इनकी वाइफ जो है वो एक उमर रसीदा खातून है। बंदे ने बड़ी सब्र के साथ और पेशेंस के साथ, कंप्रोमाइज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं फादर की डेथ के बाद। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ज़ाय मजाक कहा कि ये ऊँट बेचते हो मुझे जिसके ऊपर बैठे हो? तो उन्होंने कहा जी एक ही ऊँट है, क्या करूँ? बहरहाल तफसीली वाक़यात है, मैं क्रक्स उसका बयान करूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में कहा कि 1 दिरहम में देते हो? तो उनको पता था कि 1 दिरहम में ऊँट नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मजाक के लिए मैं ही मिला था। तो उन्होंने भी उसी मजाक में जवाब दिया। बहरहाल बातचीत चलती रही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बारगेनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। एक मकाम पे आके गालिबन 40 या 70 दिरहम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा और अच्छे खासा मेरे ख्याल अमाउंट होते होते कोई 700 दिरहम तक पहुँची और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद प्राइस तय कर ली कि मैं आपसे ये ऊँट इतने पैसों में लूँगा। अभी उस सहाबी को समझ नहीं आ रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करना चाहते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान का अपना अंदाज़ था। वो दूसरे के ऊपर एहसान धरना नहीं चाहते थे कि मैंने खैरात दी है, लेकिन उसकी हेल्प करना चाहते थे। जब पहुँचे मदीना में उन्होंने अपने ख़जानची को बुलवाया, उनको कहा कि इनको आप जितने मैंने दरम कहते गालिबन 700 दरम थे इनको दे दें। हज़रत बिलाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़जानची थे, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ पता था। उन्होंने 700 की बजाय कुछ और उसमें ऐड ऑन करके उनको चांदी उतनी पकड़ा दी, उससे भी ज़्यादा दे दी। और जब वो निकल रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से उनको आवाज़ दी, अब्दुल्ला बिन जाबिर अपना ऊँट ले जाओ गिफ्ट के तौर पर। मैंने बेच दिया, मेरा हो गया, मैंने तुम्हें तोहफ़े में दे दिया, अभी तोहफ़ा तो आप वापस नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ऊँट लेना ही नहीं चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनको इसी बहाने कुछ देना चाहते थे कि हमने तिजारत की है, मैंने खैरात नहीं दिया आपको। ये बेहतरीन एक एहसान का तरीका था, किसी गरीब की हेल्प आउट करने का तरीका। और उस पर तुर्रा ये कि जो उनका छोटा सा बाग था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रिज़्क़ में बरकत की दुआ दी और उसकी बरकत इतनी चली कि वो बाग उनके लिए नेक्स्ट सीज़न में जो उसका फल आया इतना ज़्यादा था, वो कर्ज़ भी सारा गया और गुर्बत साथ में निकल गई। तो ये उन बागात में से एक निशानी आज भी अल्लाह ताला के हुक्म से उस खूबसूरत तकदीर के मुताबिक मौजूद है। आज मालिक जो मर्ज़ी हो, लेकिन बाग वही हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर का बाग है जो आज मौजूद है। इसमें बहुत सारा कम हो चुके हैं, दरमियान में आ चुकी है, लेकिन बाग वही है। इसके बारे में मैं आपसे ज़रा हल्का सा तज़किरा करना चाहता हूँ।